गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अवर चैनल अक्षर विश्वास। आज हम लोग चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म के एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन 5.1, इसका ए पार्ट स्टार्ट करते हैं। अ वेक्टर नीड्स थ्री क्वांटिटीज फॉर इट्स स्पेसिफिकेशन। नेम द थ्री इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज कन्वेंशनली यूज्ड टू स्पेसिफाई द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या कहते, हम एक अर्थ बना लिया, हमने ले लिया एक प्लेन हॉरिजॉन्टल। तो उस प्लेन में हमारे मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट बनेंगे, हमें पता है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये डायरेक्शन होगी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की। ये जो थीटा होगा इसे कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिप। और ये हमारी मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो यहाँ से अगर हमारी ऐसे हमने मान ली कोई वो जा रही है ज्योग्राफिकल मेरिडियन, तो इसके साथ जो थीटा बनेगा उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हमारी जो तीन इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज कन्वेंशनली हमारी यूज होंगे यहाँ पे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को स्पेसिफिकेशन के लिए, वो एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ डेक्लिनेशन होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एंगल ऑफ डिप और डेक्लिनेशन तो ठीक है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट क्यों नहीं लिया हमने, हॉरिजॉन्टल क्यों लिया? तो देखो इसके लिए है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर नहीं होगा तो ये थीटा नहीं होगा, यानी कि एंगल ऑफ डिप नहीं होगा। अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट तो अपने आप निकाल सकते हैं, लेकिन अगर वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे तो हॉरिजॉन्टल नहीं निकाल सकते। इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमने लिया है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं बी पार्ट पर। बी पार्ट में हमें दे रखा है कि द एंगल ऑफ डिप एट अ लोकेशन इन साउदर्न इंडिया इज अबाउट 18 डिग्री। वुड यू एक्सपेक्ट अ ग्रेटर और स्मॉलर डिप एंगल इन ब्रिटेन? तो देखो हमारा साउदर्न इंडिया में 18 डिग्री एंगल दे रखा है, मैं एंगल ऑफ डिप। हमें पता है साउदर्न इंडिया जो है वो इक्वेटर के पास आता है, और हमें पता है कि जो इक्वेटर पे हमारा एंगल ऑफ डिप है, एग्जैक्ट इक्वेटर पे वो जीरो होता है। और साउदर्न इंडिया तो इक्वेटर के पास है तो ये कम है 18 डिग्री। और जब हम पोल्स पे जाएंगे यहाँ से नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे तो ये बढ़ता जाएगा एंगल। और हमें पता है कि ब्रिटेन जो है वो जियोग्राफिकली साउदर्न हेमिस्फीयर पे आता है, साउदर्न पोल पे, यानी कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे आता है वो। तो हम पोल पे जाएंगे तो हमें पता है कि जो एंगल है वो हमारा बढ़ता जाएगा, क्योंकि इक्वेटर पे जीरो होता है फिर पोल पे बढ़ता जाता है। तो हम लोग लिख देंगे कि इट विल गेट इंक्रीज्ड बस, ठीक है। सी पार्ट। सी पार्ट में हमें दे रखा है इफ यू मेड अ मैप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट मेलबोर्न इन ऑस्ट्रेलिया वुड द लाइंस सीम टू गो इनटू द ग्राउंड और कम आउट ऑफ द ग्राउंड। तो देखो हमने एक ये मान लिया हमने अर्थ, ठीक है। ये हमारा है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये साउदर्न हेमिस्फेयर, ये हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और ये मैग्नेटिक साउथ पोल, सॉरी सॉरी मैग्नेटिक साउथ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। हम क्योंकि हमें पता है कि जहाँ पे ज्योग्राफिकली नॉर्थ पोल होता है उधर की साइड पे हमारा मैग्नेटिक साउथ पोल होता है। हमें पता है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी कि यहाँ से बाहर निकलेंगी और यहाँ पे अंदर जाएंगी, और यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर से जाएंगी और नॉर्थ हेमिस्फीयर पे अंदर जाएंगी और यहाँ से बाहर निकलेंगी। अब हमारा ऑस्ट्रेलिया में या ये बाहर आएंगी या अंदर आएंगी, हमें ये ग्राउंड के अंदर जाएंगी या बाहर जाएंगी। तो ऑस्ट्रेलिया हमारा कहाँ लाई करता है? ऑस्ट्रेलिया हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर पे के पास लाई करता है, यानी कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पर, यानी कि यहाँ। तो यहाँ पे हमें पता है कि दे विल गो आउट ऑफ द ग्राउंड, क्योंकि पता है यहाँ से ग्राउंड के बाहर जा रही हैं और यहाँ पे अंदर आ रही हैं, तो यहाँ लाई कर रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल गो आउट ऑफ द
will go out of the ground. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का डी पार्ट. इन विच डायरेक्शन वुड अ कंपास फ्री टू मूव इन द वर्टिकल प्लेन पॉइंट टू इफ लोकेटेड राइट ऑन द ज्योमेट्रिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल. हमें पता है नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल में हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड होती है. या तो ऐसे होगी या ऐसे होगी. अगर हमने यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर बना दिया है, ये इसकी वो है निडल, तो इस पे जो एक नेट टॉर्क नहीं एक्सपीरियंस करेगा ये, मतलब इस पे एक नेट टॉर्क लगेगी नहीं, तो ये किसी भी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट नहीं करेगा. तो ये अपने आप किसी भी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर सकता है, क्योंकि एक नेट डायरेक्शन में तो इस पे लग नहीं रही है टॉर्क, जो है ये उसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा. तो ये फ्री टू मूव है, किसी भी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर सकता है. हम एस्टिमेट नहीं कर सकते ये चीज. सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का ई पार्ट. तो ई पार्ट है हमारा, द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज क्लेम्ड रफली अप्रोक्सीमेट्स द फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट 8 into 10 to the power 22 joule per tesla located at its center. Check the order of magnitude of this number in the same way. देखो हमें यहाँ पे गिवन है कि एक मूवमेंट दे रखा है, अर्थ मैग्नेटिक मूवमेंट दे रखा है हमें 8 into 10 to the power 22 जूल पर टेस्ला, और हमें दे रखी है कि अर्थ के सेंटर पे ये मूवमेंट है. तो हमें चेक करना है मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड का. तो देखो हमें यहाँ पे रेडियस पता है अर्थ की, ये तो हमें पता ही है, खैर 6.4 into 10 to the power 6 मीटर होती है. ठीक है, ये हमने मान ली ये अर्थ है, ये इसका मैग्नेटिक मूवमेंट है, ये इसकी रेडियस है, यहाँ पे कोई पॉइंट है पी. तो हम अगर पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो हमें इसका एक फॉर्मूला पता है कि म्यू नॉट एम ओवर 4πr³ है ना. म्यू नॉट की वैल्यू जाएगी 4π into 10 to the power -7, मैग्नेटिक मूवमेंट की 8 into 10 to the power 22, और 4π into r³ यानी 6.4 into 10 to the power 6 का होल क्यूब. 4π से 4π कट जाएगा, इसकी कैलकुलेशन करके आ जाएगा 0.3 into 10 to the power -4 टेस्ला. और ये हमारा सेम मैग्नीट्यूड है जो कि हम ऑब्जर्व करते हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का. ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर. और अब हम देखते हैं एफ पार्ट. तो देखो एफ पार्ट में हमसे पूछा गया है कि जियोलॉजिस्ट क्लेम दैट बिसाइड द मेन मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ poles there are several local poles on the earth surface oriented in different direction. How is such a thing possible? तो देखो सीधी बात है कि हमारे सराउंडिंग्स में एनवायरनमेंट में बहुत सारे आइंस प्रेजेंट हैं, हमारे अर्थ कोर में बहुत सारे मॉल्टन मेटल्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, तो उनकी वजह से जो हमारे वो मेटल्स प्रेजेंट है उनकी वजह से हमारा पोलराइजेशन हो जाता है. ठीक है, क्योंकि अर्थ मूव कर रही है तो वो भी मूव करते हैं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं. ठीक है, जो आयंस हमारे प्रेजेंट होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एयर में, वो मूव करते हैं तो वो चार्ज प्रेजेंट कर मतलब चार्ज को क्या कहते हैं प्रोड्यूस करते हैं, और चार्ज मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, हमको पता है. तो ऐसे करके हमारी मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है और लोकल मैग्नेटिक पोल्स बन जाते हैं. ठीक है, ड्यू टू मैग्नेटिक पोलराइजेशन देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर. और ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट खत्म हो गया है. हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सेकंड. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन टू. क्वेश्चन टू का ए पार्ट है हमारा, द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन स्पेस, डज इट ऑल्सो चेंज विद टाइम, इफ सो
ऑन व्हाट टाइम स्केल डज इट चेंज अप्रिशिएबली? तो इसका आंसर है यस, ये यस, इट चेंजेस विद द टाइम, विद द टाइम एंड अप्रोक्सीमेटली जो इसका अप्रिशिएबल टाइम होता है इसके चेंज होने का वो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स होता है, ठीक है। तो appreciable time is about hundreds of years. लेकिन जो अभी चेंज आ रहा है इसमें जिस तेजी से, ऐसा लग रहा है कि कुछ सालों में ही बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। तो हंड्रेड्स ऑफ ईयर तो एक वो होता है जिसमें हमें एक बड़ा चेंज देखने को मिले, पर छोटे मोटे चेंज तो होते ही रहते हैं थोड़े बहुत टाइम में, ठीक है, लेकिन हम उन्हें ज्यादा गौर से नहीं देखते हैं। अब आता है हमारा बी पार्ट। If the Earth's core is known to contain iron, yet geologists don't regard this as a source of Earth's magnetism. Why? देखो हम इसकी हमारे अर्थ क्रस्ट में आयरन प्रेजेंट होता है, लेकिन फिर भी जियोलॉजिस्ट उसको सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म नहीं मानते। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो अर्थ क्रस्ट में आयरन प्रेजेंट होता है वो बहुत हाई टेम्परेचर पर प्रेजेंट होता है, ठीक है, यानी कि इट इज प्रेजेंट इन मोल्टन स्टेट, ठीक है। आयरन हमारा मोल्टन स्टेट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और मॉल्टन स्टेट में या जब बहुत हाई टेम्परेचर पे हमारा कोई आयरन या मेटल प्रेजेंट होता है तो वो फेरोमैग्नेटिक्स अपनी प्रॉपर्टीज, सारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खो देता है, इसलिए हम उसे मैग्नेटिज्म का सोर्स नहीं मानते हैं, ठीक है। अब आता है थर्ड पार्ट। द चार्ज करंट इन द आउटर कंडक्टिंग रीजन्स ऑफ द अर्थ कोर आर थॉट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थ मैग्नेटिज्म। व्हाट माइट बी द बैटरी सोर्स ऑफ एनर्जी टू सस्टेन दीज करेंट्स? तो सोर्स ऑफ एनर्जी इसके लिए हो सकती है हमारी रेडियो एक्टिविटी। अब मैं आता हूँ कैसे। रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, यानी कि वेव्स, जो वेव्स होती हैं उनमें हमारे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन यानी जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो ही हमारा ये जो क्या है करंट डेवलप करने का सोर्स होता है। एक एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन ही हमारा करंट डेवलप करता है। तो चार्ज करंट इन द आउटर कंडक्टिंग रीजन ऑफ द अर्थ कोर कैन बी ड्यू टू रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। अब हम अपना देखते हैं डी पार्ट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सेकंड का डी पार्ट। द अर्थ में हैव बीन रिलीज्ड मे हैव इवन रिवर्स्ड द डायरेक्शन ऑफ इट्स फील्ड several times during its history of 4 to 5 billion years. How can geologists know about the Earth's magnetic field in such distant past? तो ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थ जो है 4 से 5 बिलियन ईयर्स हो गए हैं उसको, और हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कैसे पता लगाते हैं जब इतने साल पहले की क्या था कि अब क्या है। तो देखो हम जो है रॉक्स होते हैं जो बड़े बड़े, उनको वो करते हैं हम एनालाइज। तो जिस हिसाब से वो मैग्नेटाइज हुए होते हैं उनकी मैग्नेटाइजेशन अभी वीक होती है या स्ट्रांग होती है, उससे हम पता लगाते हैं कि कितने साल पहले इसमें इसमें मैग्नेटिक फील्ड आई होगी, कितने साल पहले ये इसका मैग्नेटाइजेशन हुआ होगा। तो बाय एनालाइजिंग रॉक्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। बाय एनालाइजिंग रॉक्स। ई पार्ट है हमारा। द अर्थ फील्ड डिपार्ट्स फ्रॉम इट्स डायपोल शेप सब्सटेंशियली एट लार्ज डिस्टेंस। व्हाट एजेंसी में बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिस्टॉर्शन? तो देखो इसमें दे रखा है कि हमारा बहुत लार्ज डिस्टेंस पे अर्थ जो है डायपोल शेप में क्यों डिपार्ट होती है। देखो हमारा आउटर कोर में ड्यू टू करंट फ्लोइंग in the outer core of the earth, ठीक है। अर्थ के आउटर कोर पे जो करंट फ्लो कर रहा है, और
जो हमारी आयोनाइज्ड आयोनाइज्ड गैसियस आयंस हैं इन्वायरमेंट में, इन अर्थ इन्वायरमेंट, ये दोनों मिलके मॉडिफाई कर देते हैं, मॉडिफाई द फील्ड। ठीक है, जो करंट फ्लो कर रहा है हमारा आउटर कोर ऑफ अर्थ पे, और जो इन्वायरमेंट हमारे गैसीय साइंस हैं वो हमारे मॉडिफाई कर देते हैं इसको, जिसकी वजह से ये जो ओरिएंटेशन है वो डायपोल ओरिएंटेशन बना लेता है। ठीक है, अब हम आते हैं एफ पार्ट पे। तो एफ पार्ट में हमें दे रखा है इंटरस्टेलर स्पेस हैज एन एक्सट्रीमली वीक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द order of 10 to the power minus 12 Tesla. Can such a weak field be of any significant consequence? Explain. तो देखो, हमें पता है कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन किसी मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसकी रेडियस कितनी होगी हम ये पता लगा सकते हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि अगर इलेक्ट्रॉन हमारा मूव कर रहा है और सर्कुलर पाथ बना रहा है तो mv² यानी सेंट्रीपिटल फोर्स हमारी QVB के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से हम R निकाल लें तो क्या आएगा, एक V से एक V कट गया, mv/QB, या फिर mv/ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो EB। देखो, हमारी जितनी वीक मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी ही रेडियस ज्यादा होगी, यानी कि हमारी वीक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक बड़ी रेडियस में इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करा देती है और ये नोटिसेबल होता है। ठीक है, तो इसकी सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंस यही होगी कि बिग मैग्नेटिक फील्ड विल रिवॉल्व द इलेक्ट्रॉन इन अ लार्ज रेडियस। तो बस ये हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 3। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 3। A short bar magnet placed with its axis 30 degree with a uniform external magnetic field of 0.25 Tesla experiences a torque of magnitude equal to 4.5 into 10 to the power minus 2 joule. What is the magnetic moment of the magnet? देखो भाई, हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है थीटा 30 डिग्री। ठीक है, थीटा 30 डिग्री और मैग्नेटिक फील्ड 0.25 टेस्ला, और क्या दे रखा है, टॉर्क 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 जूल। ठीक है, अब हमें निकालना है मैग्नेटिक मूवमेंट हमें निकालना है। हमें पता है कि टॉर्क होता है mb साइन थीटा, यानी कि अगर हम यहाँ से m निकालें तो आ जाएगा टॉर्क ओवर b साइन थीटा, यानी मैग्नेटिक मूवमेंट इक्वल्स टू टॉर्क अपॉन b साइन थीटा। टॉर्क की वैल्यू होगी 4.5 इंटू 10 टू माइनस 2, मैग्नेटिक फील्ड की होगी 0.25, साइन थीटा है हमारा थीटा 30, साइन 30 की होती है 1/2, तो इंटू 2, ऊपर 2 चला जाएगा। इसे सॉल्व करके हमारा आ जाएगा 0.36 जूल पर टेस्ला। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 4। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 4। अ शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट m इक्वल टू 0.32 जूल पर टेस्ला इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला इफ द वायर इज फ्री टू रोटेट इन द प्लेन ऑफ द फील्ड व्हिच ओरिएंटेशन would correspond to its stable and unstable equilibrium. What is the potential energy of the magnet in each case? तो देखो भाई, हमें पता है कि हमारी स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होती है, जब हमारा मूवमेंट पैरेलल होता है मैग्नेटिक फील्ड के। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम को हम लिख सकते हैं स्टेबल इक्वल्स टू m इज पैरेलल टू b, यानी साइन थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, साइन थीटा मतलब थीटा इक्वल्स टू 0। देखो भाई, हमारा अब हमें निकालनी पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी होती है माइनस mb कॉस थीटा, यहाँ पे माइनस mb कॉस 0 यानी 1 इंटू 1, तो माइनस mb। अब
माइनस एम बी यानी माइनस एम, मूवमेंट हमें कितना दे रखा है, मैग्नेटिक मूवमेंट दे रखा है 0.32 इंटू मैग्नेटिक फील्ड 0.15। इसका आंसर आ जाएगा हमारा -4.8 इंटू 10⁻⁻² जूल। ठीक है। अब हमें ये निकालना है अनस्टेबल पोजीशन पे। तो अनस्टेबल हमें पता है जब एम एंटी पैरेलल होता है, एंटी पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड के, यानी कि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो मोस्ट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाती है। अब पोटेंशियल एनर्जी हमारी हो जाएगी -mv cos 180 डिग्री। cos 180 की वैल्यू थी -1, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो m इंटू वी हो जाएगा यहाँ पे सिर्फ। तो यही आ जाएगा, बस माइनस हट जाएगा। ठीक है, ये आ गई हमारी दोनों केसेस में पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 5। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 5.5, यानी क्वेश्चन 5। A closely bound solenoid of 800 turns an area of cross section 2.5 into 10⁻⁻4 meter square carries a current of 3 ampere. Explain in what sense does the solenoid act like a bar magnet? What is the associated magnetic movement? तो देखो भाई, इसमें हमें गिवन है कि एक क्लोजली बाउंड सोलेनॉइड है जिसके टर्न्स हमें गिवन है और क्रॉस सेक्शन का एरिया गिवन है और करंट गिवन है। हमें पता है, ये बताना है कि किस सेंस में वो मैग्नेट की तरह, एक बार मैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है। तो देखो भाई, जो सोलेनॉइड होता है वो सेम पैटर्न में मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। मान लो ये अगर हमारा, हमने कोई सोलेनॉइड मान लिया है, तो इसकी सेम पैटर्न में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। जैसे यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा, यहाँ साउथ पोल होगा, जैसे बार मैग्नेट में होता है। ठीक है, अब ऐसे करके इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनेंगी जैसे उसमें बनती है, सेम बिहेव करता है ये बार मैग्नेट की तरह। अब हमें इसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है। तो देखो, मैग्नेटिक मूवमेंट होता है हमारा m=NIA, और NIA नंबर ऑफ टर्न्स हमें गिवन है 800, इलेक्ट्रिक करंट हमें गिवन है 3 एम्पियर, और क्रॉस सेक्शन का एरिया 2.5 इंटू 10⁻⁻4। अब आप इनका मल्टीप्लाई कर लो, 8 5 ज़ा 40, 8 2 या 16, 17 18 19 20। ठीक है, 0 0 0 0 पॉइंट आएगा इंटू 3 इंटू 10⁻⁻4। अब देखो ये तो पॉइंट हट गया, तो 3000 6000 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा आपका।